आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जो विवादों के स्वामी हैं। वो हर जगह फिट हो जाते हैं और हर जगह मिसफिट भी लगते हैं। उनकी खूबियां बहुत हैं, इसलिए उम्मीदें बहुत जगाते हैं, लेकिन हर बार जैसे अंत में जाकर कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है। बीजेपी में हैं, वहां भी अकेले अनूठे सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी जी, आप शो में आए, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक आपके राजनीतिक जीवन पर एक रिपोर्ट देखते हैं। मुझे मनमोहन सिंह से कोई विरोध नहीं है। इस सरकार देश के लिए हानि है, गिरा सकता तो गिराऊंगा। बेबाक बयानों के लिए मशहूर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता और चिंतक हैं। दुनिया भर में उनकी पहचान एक प्रोफेसर और अर्थशास्त्री के रूप में भी है। पचहत्तर साल के हो चुके सुब्रमण्यम स्वामी जेपी आंदोलन के जमाने से राजनीति में हैं। जेपी से खासे प्रभावित रहे स्वामी उनके आंदोलन में भी शामिल रहे थे। बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने पुलिस से बचने के लिए सिख का वेश धर लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं और साल 1990 से लेकर 2013 तक इसके अध्यक्ष रहे। 1990 में चंद्रशेखर सरकार में स्वामी वाणिज्य और कानून मंत्री भी बनाए गए। सुब्रमण्यम स्वामी 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। 2013 में स्वामी ने जनता पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया और तब से वो बीजेपी में ही हैं। कभी नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार के जबरदस्त समर्थक रहे स्वामी अपने तीखे बयानों से पार्टी और सरकार को कई बार मुश्किल में डाल चुके हैं। चाहे पाकिस्तान का मसला हो या पुणे फिल्म संस्थान या फिर राम मंदिर, हर मुद्दे पर स्वामी बोलते हैं। युद्ध तो हम करने वाले नहीं है, परंतु वो करेंगे तो उनका पिछले बार 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा कर देंगे। वो तो नक्सलाइट लोग हैं, उनको तो निकाल देना चाहिए TII से। राम मंदिर तो बनना ही है, राम सेतु का काम हो गया। यौन शोषण में जेल में बंद कथित आध्यात्मिक गुरु आसाराम के लिए कोर्ट में पैरवी करके भी स्वामी विवादों में रहे। सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 1939 में चेन्नई के नाइलापुर में हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम एक ब्यूरोक्रेट थे। स्वामी ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मैथमेटिक्स में ऑनर्स की डिग्री ली, कोलकाता से स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने पढ़ाई लिखाई को ही अपना करियर बनाया। कई साल वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। भारत लौटने के बाद IIT दिल्ली में 20 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने पढ़ाया। सुब्रमण्यम स्वामी ही वो शख्स हैं जो 2G घोटाले को देश के सामने लाए। काले धन के खिलाफ भी सुब्रमण्यम स्वामी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। सोनिया, राहुल गांधी और जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट तक ले जाने वाले शख्स भी सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं। स्वामी जी, बहुत सारी पुरानी आपकी तस्वीरें देख रहे थे। ये बताइए कि जिस तरह से आप हैं, आप ऐसे हैं क्यों? लोग कहते हैं कि वृद्ध होते हैं टेंशन से और जो नर्वसनेस आती है। मैं तो दूसरे लोगों को टेंशन देता हूं, तो मुझे उसलिए कोई प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर नहीं होता है। मतलब आपकी थ्योरी की हर चीज़ नहीं लेनी, कम से कम टेंशन देनी है, लेनी नहीं है। बिल्कुल, यही मेरा काम है। टेंशन देना सबको, टेंशन देना, क्योंकि वो दूसरे लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनको टेंशन देना। आजकल तो ऐसा है कि जो गलत काम करते हैं वो आपको टेंशन में डाल देते हैं, डरा देते हैं। हम डरते नहीं हैं और उनको डरा देते हैं। पर इसमें दूसरों के देने के चक्कर में कई बार आप अपनों को भी टेंशन दे देते हैं, मुश्किल हाँ, उससे। क्योंकि गठजोड़ है, उस गठजोड़ में लोग समझते हैं कि वहाँ गए तो यहाँ भी आ जाएंगे।
पर आप ये मानते हैं कि आप अपनों को भी टेंशन कभी कभी दे देते हैं? हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं उनका भी नाम नहीं कभी लूँगा या उनके ऊपर केस नहीं डालूँगा, तो टेंशन तो होगा ही। सिद्धार्थ जी, आप पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, आपका जो राजनीतिक कैरियर देखा जाए तो अंग्रेजी में कहते हैं बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास की पोटली बिल्कुल नज़र आती है। आप आरएसएस विचारधारा करीब समझे जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी समाजवादी आपके बड़े अच्छे नेता रहे। आप सोनिया गांधी और जयाललिता को बैठा कर चाय पिलाते हैं और आरएसएस बैक गवर्नमेंट गिरा देते हैं, और फिर चाय में पता नहीं कौन सी चीनी आपने मिलाई कि बिल्कुल उनका जीवन आप अगले 10-15 साल के लिए कड़वा कर देते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जिससे आप हाथ मिलाते हैं, अगला स्टेप होता है कि उनका आप जड़ खोद देते हैं? देखिए, हर के लिए तो कारण तो है ही, और ये जवाब लंबा हो जाएगा तो मैं संक्षेप में बताता हूँ कि हमने किसी से लड़ाई शुरू नहीं की। कोई मेरे से लड़ाई करें या मेरे साथ धोखा दे तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो लोग तो वो जो लंबा मेरा संघर्ष होता है उसको याद रखते हैं, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है या धोखा हुआ है उसको नहीं याद करते हैं। जैसे सोनिया गांधी और जयललिता को हमने चाय पिला करके उनके कहने पर मैंने बीजेपी गवर्नमेंट को गिराया। गिराने के बाद सोनिया गांधी ने भाजपा से समझौता कर ली कटौती के इशू पर, हमें खड्डे में छोड़ दी। तो फिर हमें उनको सबक सिखाना पड़ा। इस प्रकार से लोग कहते हैं पहले साथ थे अब विरोध हो गए, तो ये तो करना है। उसमें हम सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ। आप जानते हैं कि सोनिया गांधी ने गुजरात की सरकार को गिराई थी ये कहकर कि करुणानिधि ने उनके पति की हत्या की, बाद में उनके साथ गठबंधन कर ली। तो उनको कोई पूछता नहीं है, परंतु पता नहीं क्यों मुझे ही छोटी छोटी बातों में सब पूछते रहते हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि ये आप कई एक तो टोपियाँ पहन लेते हैं, आप जब चाहें तो आप बड़े अच्छे प्रोफेसर बन जाते हैं, और हार्वर्ड में जितने भी लोग बता रहे हैं कि बहुत ही आप प्रतिभाशाली प्रोफेसर रहे हार्वर्ड में, फिर आप नेता बन जाते हैं। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, अब तक जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है उसको आप कैसे आंकते हैं? वो तो मेरे ख्याल में न्याय तभी मैं कर सकता हूँ जब 2.5 साल हो जाएगी। अभी ये 1 साल हुआ है। तो आधा न्याय आप क्या करेंगे? नहीं, आखिर में मोदी के पर्सनालिटी नहीं होती तो हमें ये जो मोबिलाइजेशन हम कर पाए नहीं कर सकते थे। लेकिन मोदी की पर्सनालिटी अकेला हमें जिताया नहीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो अभियान छेड़ी गई थी वो उससे कांग्रेस का नाम खराब हुआ, वो एक और भी पहलू है जी। और हिंदुत्व के कारण कई जगहों में लोग जाति से ऊपर उठकर वोट दी, जैसे यूपी में किया। तो इन तीनों के लिए जहाँ तक भ्रष्टाचार का विरोध करना है या हिंदुत्व के को आगे बढ़ाना है, उसमें हम पीछे पड़े हैं। हमारी सरकार ज़्यादातर वो गवर्नेंस पर जोर दी है और उसमें जितने लोगों को मिलाकर ले जा सकते हैं उसके लिए प्रयास किया है, परंतु वो प्रयास मेरी राय में सफल नहीं हुआ है। परंतु उसका आखिरी हिसाब तब लेंगे जब थोड़ा समय बीत जाए, तो इसीलिए मैंने 2.5 साल कहा था। चलिए राधिका, आप पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर स्वामी, आपका घर वापसी बीजेपी में जब आपकी पार्टी विलय हो गया बीजेपी में, वो काफ़ी उत्सुकता काफ़ी उत्साह से हुआ था। तो जब मोदी की और आप मोदी जी के एक ठोस समर्थक भी थे, तो मोदी जी की सरकार जब बनी तो आपको मंत्रिमंडल में शामिल ना करने से आपको खफा हुआ, और अगर आप आज वित्त मंत्री होते तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होती? आप इकोनॉमी को कैसे सीधा करते जो इस अभी जिसकी हालात बहुत अच्छी नहीं है? नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ में आती क्यों मैं वित्त मंत्री नहीं बना। मुझे तो चुनाव के अभियान के टाइम पर बता भी गया था। किसने बताया आपको? वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उनको मुश्किल में डालूंगा। नहीं, किसी नेता ने बताया कि जो जिनको बताने के लिए वो एक उसको कहते हैं एक कद है, उन्होंने बताया। फिर हुआ नहीं। बाद में अनेक कारण दिए गए। एक कारण ये दिया गया कि सरकार चलाने के लिए स्वामी को बाहर रखना ज़रूरी है क्योंकि विपक्ष की मदद की आवश्यकता है राज्यसभा में। अब वो कारण तो फेल हो गया है क्योंकि अब विपक्ष ने दिखा दिया है कि आप जितना अच्छा उनसे व्यवहार करोगे उतना बुरा वो आपसे के साथ व्यवहार करेंगे। परंतु इसमें मेरा कोई
खौफ हुआ या कोई विरोध हुआ या घृणा हुई, वो बात सही नहीं है, क्योंकि मैदान तो बहुत है और जो मैं कर रहा हूँ भ्रष्टाचार की लड़ाई में और जो देश भर में हिंदुत्व के लिए प्रचार कर रहा हूँ, इससे मेरी पॉपुलैरिटी आज 1-1.5 साल के पहले की तुलना में तो 4-5 गुना ज़्यादा होगा। और ये छोटे मोटे संकेत तो ट्विटर में भी पता लग जाती है, जो मेरी सभाएं की संख्या वो पेपर में कम आता है, परंतु जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो देख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे तो कोई घृणा नहीं है कि मैं सरकार में नहीं हूँ। पर ये जो पूछ रहे हैं कि अगर आप वित्त मंत्री होते तो आप कैसे? हाँ, मैं तो दूसरे रास्ते से करता। कोई 2 बड़े काम जो आप करते मैं संक्षेप में? पहला लोगों को उत्साहित करने के लिए इनकम टैक्स को अबॉलिश करता। कोई इनकम टैक्स नहीं होगा? नो इनकम टैक्स कंप्लीट। तो ये तो अच्छा नारा हो सकता है, मुझे वित्त मंत्री बनाओ, कोई इनकम टैक्स नहीं होगा किसी पर। नारा नहीं, मैं करके दिखा सकता हूँ। पैसा कहाँ से आता फिर? जो 2 लाख करोड़ घाटा होगी उस कारण से, वो एक स्पेक्ट्रम के नीलाम से मिल सकती है। और हर साल पहले 2G का कर सकते हैं, दूसरे साल 3G का कर सकते हैं, चौथा साल 4G का कर सकते हैं। तो इसमें कोई, और कोयला का भी अब नीलाम होने वाला है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो पैसा की कमी नहीं है। दूसरा, और तो इस प्रकार से एक है। दूसरा है कि मेरी राय में जो हमारी देश में इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो देखिए दुनिया के तुलना में कितना ज़्यादा है। अमेरिका में 2% में ब्याज में आपको ऋण मिल सकती है, हमारे देश में 12% से कम नहीं, 18% भी जाती है। कई किसान लोग हत्या करते हैं क्योंकि उनको 25% देना होता है। तो इस प्रकार से जिससे लोगों को खड़ा करने की जो कदम है वो उठाऊंगा, वो आज उस रास्ते में नहीं जा रहे हम। ये जो आपसे सवाल पूछा गया, भाई आप पर विश्वास कैसे करें स्वामी जी? आप जिसके साथ रहते हैं उससे लड़ जाते हैं। नानाजी देशमुख जो उस जमाने में आपको लेकर आए जब जनसंघ में कोई आता नहीं था, आप इतने अच्छी जगह से वहां पर आए, आप उनसे भी लड़ लिए। नहीं, मैं ये आपने वाजपेयी जी के खिलाफ उन दिनों बयान दिए। देखिए, कई बातों पर आप गलत से बोलते हैं। इन्होंने कहा कि अब घर वापसी हुई, मैंने तो नहीं जनसंघ छोड़ा, जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और फिर जनसंघ के लोग जनता पार्टी छोड़कर चले गए। और उस समय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवाद समाजवाद की प्रोग्राम अपनाई, जिससे मुझे कोई संबंध नहीं था। जिस दिन हिंदुत्व के रास्ते पर सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने कहा कि हम दोबारा चलने वाले हैं, उस दिन हम दोबारा शामिल हो गए। इस सवाल पे मैं आपसे दोबारा इस पर पूछूंगा। राजकिशोर जी, मैं आर्थिक नीति पे ही आऊँगा स्वामी जी। अब लगभग 1.25 साल हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि आर्थिक जो दशा या दिशा जो है, ठीक है 2.5 साल में आप जजमेंट देंगे कि क्या हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि दिशा ठीक है? यदि नहीं है तो कहाँ क्या कमी रह गई? और एक सवाल फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि आपने अगर होते तो अभी क्या करते? दिशा तो ठीक नहीं है, क्योंकि जेटली तो वकील है, उनको इकोनॉमिक्स को तो कुछ पता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का रास्ता जो IMF वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, उनका भी मुझे भरोसा नहीं है। ये जो हिंदुस्तान के जो कमियां हैं, शक्तियां हैं, उसको ध्यान में रखकर जो कदम उठानी चाहिए वो इस प्रकार होंगे। आज भी मैं कहता हूं कि इनकम टैक्स को अबॉलिश करो, एक उत्साह आएगी जिस कारण से लोग उस पैसा को बचत करेंगे, बचत से वो पूंजी होगी, पूंजी से ग्रोथ बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमारे देश में जो नदियां हैं उनका एक ग्रिड बनाएंगे तो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बोला तो बहुत है, योजना तो बनाई है, परंतु अभी तक कुछ क्रियान्वित नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमें प्रोजेक्ट्स करनी चाहिए 2 बातों के लिए। एक, लोगों की बचत बढ़ानी चाहिए, दूसरा ब्याज जो है उसको कम करना चाहिए, और तीसरा रोजगार पैदा करना चाहिए। ये 3 चीज़ करनी चाहिए। स्वामी जी, मुझे थोड़े आपने शुरू में ही हैरान कर दिया। आपने कहा कि मुझे वजह नहीं मालूम। ऐसा बहुत कम है कि सुब्रमण्यम स्वामी को किसी चीज़ की वजह न मालूम हो। और 2 नाम थे, देखिए, आपका नाम था, एक अरुण शौरी का नाम था। दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों वित्त मंत्री, दोनों आपके चैनल में दिखाई दे रहा हूँ, देश भर में दिखाई दे रहा हूँ, पर दोनों वित्त मंत्री की दौड़ में वो थे। अलग तो ऐसा क्या हुआ कि ये रह गए? मैं दौड़ में नहीं था। दोनों का नाम था?
नाम तो बहुत चला। आप तो बता रहे हैं आपको बताया भी गया। हाँ, बताया भी गया था, परंतु हो गया। कारण क्या, मैं यदि प्रयास करता तो पता लग जाता। मैंने प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं प्रारब्धा में विश्वास करता हूँ कि कोई अच्छा कारण होगा जिसके लिए नहीं मैं बना, आगे बन जाऊँगा। चलिए आलोक जी। स्वामी जी, चूँकि आपका रिश्ता 72 से आरएसएस से भी रहा और कई और ऐसे जो नेता हैं जो हिंदूवादी हैं या स्वदेशी वाले हैं, आरएसएस ने कभी इतना, क्योंकि आरएसएस तो बड़ा डोमिनेट करता है बीजेपी में, फिर भी कभी, और गठबंधन की भी जब जरूरत हुई तो आपको वित्त मंत्री प्रधानमंत्री पद के लिए भी गठबंधन में आप ज़्यादा लोगों को साथ ले सकते थे। आपको कभी आरएसएस ने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? खाली आपको यूज़ करती है और फिर फेंक देती है। ये तो आपका निष्कर्ष है, मेरा नहीं है। पहले तो मैं आरएसएस के सदस्य नहीं कभी रहा, लेकिन उनके साथ निकटता के साथ और स्नेह के साथ हमने बहुत सालों से काम की। और जैसे नानाजी थे या दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, मोरोपंत पिंगले थे, माधवराव सिंधिया, माधवराव मुगले थे, इन सब का हमारे स्नेह होने के कारण ही हम इतने दूर आए कि हम 5 बार में तो कम से कम 2 बार तो उनका प्रवेश करने में इन लोगों की मदद के कारण मैं पार्लियामेंट में आया। लेकिन मेरी लड़ाई जरूर सैद्धांतिक रूप से वाजपेयी से हुई थी और उस कारण से ये फैसला हुआ था 1980 में कि मैं जनता पार्टी में बना रहूँगा और वो बीजेपी चलाएंगे। और 2004 में शंकराचार्य के गिरफ्तारी होने के बाद तय हुआ कि मैं अब विलय के लिए रास्ता बनाऊं और फिर उसमें थोड़ा समय लगा और बन गया। पर स्वामी जी, आपको नहीं लगता? हाँ, कभी उम्मीद करें कि आप प्रधानमंत्री बने? मैंने कहा ना, मैं प्रारब्धा में है तो कोई रोक नहीं सकता। मैं तो 5 बार पार्लियामेंट गया हूँ, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ। लोग मुझे पहले दिन जब मैं आया तो कहते थे आप जैसे ब्लंट आदमी तो पॉलिटिक्स में कभी टिक नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम ये सब पाए और वो भी किसी के एहसान से नहीं, किसी के रहनुमा से नहीं। स्वामी जी, आपको लगता है कि अगर आप बीजेपी में और ख़ासतौर पर जब आप आए, अगर आप बने रहते तो वाजपेयी जी, आडवाणी जी, उसके बाद तो आप ही थे, अगर आप बने रहते उस समय ऐसी कहीं ना कहीं थोड़ा आप अनुशासन में रहते, थोड़ा धैर्य रखते तो ये काम हो सकता है। आप सबसे वरिष्ठ नेता होते। ये जो अब जो नेता दिखाई दे रहे हैं, उस जमाने में तो कोई उनमें से था भी नहीं। देखिए, ये तो एक अनुमान लगाने की सवाल है। उस समय मैं जो सिद्धांत अपनाया गया था उससे हम बड़े दुखी थे। पहले तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि जनता पार्टी के विलय हो जनता पार्टी में, अब यानी जनसंघ का विलय जनता पार्टी में होने के बाद फिर उसको घटक के रूप में चलाना ये भी गलत था। और बाद में संघ के साथ बहस होने के बाद ही बाला साहब देवरस थे उस समय, ये तय हुआ था। ये मैंने कोई झट से ऐलान नहीं किया। और ये ज़रूर मैंने कहा था कि जो हिंदुत्व के जो विषय हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर का रास्ता खुलवाना या राम मंदिर पर बोलना, ये सारी चीज़ों पर तो हमारी सिद्धांत में तो कोई फ़र्क नहीं आई। और जिस दिन ये लगा कि अब जिन लोगों ने मेरा विरोध किया वो सब चले गए थे, तब हम बीजेपी से विलय कर ली। अगर मैं कहूं कि समस्या स्वामी के साथ यह है कि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, धैर्य शायद थोड़ा कम है। अगर वो उनको लगता है कि अभी सब मिल जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा देर टिके रहते तो कोई रोक नहीं सकता था आपको आज। ये भाव आपको आप कभी बैठ के ये सोचते हैं? ये तो एक कल्पना की बात है कि क्या परिस्थिति हो जाती है। मैं जानता हूँ कई अच्छे लोग वहाँ टिक नहीं पाए रहकर। अब गोविंदाचार्य को हटाने की क्या बात थी और दत्तोपंत ठेंगड़ी को किनारे करने की क्या बात थी। तो ये मुझे अंदर रहते हुए, उनके साथ रहते हुए मुझे पता है। और मेरे जैसे व्यक्ति जो सैद्धांतिक तौर पर इन्हीं एक स्पष्टवादी है, तो उसके लिए तो जब लिपापोती होने लगती है और सेकुलर बनने के लिए एक पागलपन शुरू हो जाती है, तो फिर हमें तो फिट करना मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो कोई कम नहीं कमाया हूँ। मैं तो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर था उस समय। मैं चाहता था तो चंद्रशेखर की जगह मैं खुद बनता, क्योंकि राजीव गांधी तो मुझे चाहते थे।
परंतु मैं समझता था कि चंद्रशेखर बनना ठीक होगा और मेरे लिए अभी ये समय नहीं है। तो सारा गठबंधन तो मैंने बनाया, तो नरसिम्हा राव के साथ भी रहे। तो ये कहना कि कभी से जोड़ता हूँ चले जाता हूँ, मैं मोरारजी से था, कभी नहीं गए। चंद्रशेखर से झगड़ा हुई पर साथ रहे और नरसिम्हा राव से दोस्ती पूरी अंत तक थी। अब एक दो लोगों के साथ हमारी झगड़ा होगी तो उसके मूलभूत कारण है। जी। सोनिया गांधी से क्यों झगड़ा हुई है वो तो मैं इस पर हम आएंगे आगे। उसमें है, उस कारण है। पर चुनाव से पहले आपने एक बड़ी बात की, बड़ा हल्ला हुआ कि सब काला धन वापस लाया जाएगा। जी जी। अब सरकार बता रही है, पार्टी बता रही है कि भाई वो तो एक जुमला था। क्या ये कभी आएगा काला धन या ये काला धन लाने के लिए 4 रास्ते हैं, इसमें से कोई एक रास्ता भी अपनी सरकार ने अभी तक अपनाया नहीं। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर भी कहा है कि यही 4 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो म्यूचुअल असिस्टेंस पैक्ट से, जो वो तो एक फुटकर में ही ला सकते हैं। दूसरा है कि जो जर्मनी और फ्रांस ने किया, वो उन्होंने बैंकों के जो मुख्य अधिकारी थे उनको रिश्वत दे करके उन्होंने सारा डेटा निकालवाए थी। तीसरा है अमेरिकन, जिन्होंने बैंकों की जो स्विट्ज़रलैंड बैंक के जो अधिकारी थे उनके ब्रांचेस में, जैसे वाशिंगटन में, उनको गिरफ्तार करके धमका करके उन्होंने सारी ली। और चौथा है जो यूनाइटेड नेशंस का 2005 का एक प्रस्ताव है जिसमें आप राष्ट्रीयकरण कर दीजिए सारी अकाउंट्स की, तो हर देश उस अकाउंट आपको देना पड़ेगा। और इसी प्रकार से मुबारक इजिप्ट का और गद्दाफी ये लिबिया का और मार्कोस फिलीपींस का अकाउंट्स वापस आए। तो रास्ते तो हैं, अभी तक उसमें से कोई रास्ता नहीं अपनाया गया। जो रास्ते बताए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। तो पार्टी ने ये आसान रास्ता क्यों चुना, कह दिया कि ये जुमला है? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ना, वो तो पार्टी में नहीं कहा ना। हमारे एबीपी न्यूज़ के एक इंटरव्यू में हाँ, देखिए आपके इंटरव्यू आप ही ने उनको चढ़ाया होगा और इनको बन जाए, ये पार्टी में तो नहीं कहा ना। अभी पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव होगा तो सवाल जरूर आएगा कि काला धन कब वापस आएगा, राम मंदिर कब बनेगा, ये सारी चीज़ें बातें आएगी। चलिए, आपने पिछले दिनों एक बात कही, वो एक बार सुन लेते हैं। तो असर क्या है, माँ बेटा हो, कोई एक है दो है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही परिवार का है ना, कोई परिवार का बाहर तो नहीं बन रहा है। नरसिम्हा राव ने परिवार के बाहर बन गया तो क्या हालत किया उसका, तो इसीलिए परिवार के लोग बनेंगे क्या, हमें तो फर्क नहीं। कांग्रेस का तो कोई भविष्य नहीं है, उसका एक टुकड़ा जो हिंदुत्व के को मानने लग गया है वो टूट कर बाहर निकलना चाहिए, उसके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। कांग्रेस में फूट पड़वाने के लिए, फूट करने के लिए कुछ कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं। तो कब तक उसका असर दिखाई देगा? मैं समझता हूँ कि असर 1.5 साल में होना चाहिए, बड़ी संख्या में होनी चाहिए। ऐसे ही एक दो लोगों को लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो एक दो कई लोग आए हैं, जैसे वो हरियाणा से कई लोग आए हैं, यूपी से कई लोग आए हैं, वैसा नहीं। एक सिद्धांतिक रूप में अब लोग हैं जो कांग्रेस में आजकल कहने लगे कि हिंदुत्व के बिना हम हिंदुत्व विरोधी लगेंगे तो हम कभी आगे नहीं आ सकते, तो उनको तोड़ कर लाना है। तो कांग्रेस वालों सावधान, स्वामी आ रहे हैं। नहीं, सोनिया गांधी सावधान, कांग्रेस वाले सब स्वागत कर रहे हैं। चलिए, सोनिया सावधान। राधिका पूछिए। हाँ, आपने माँ बेटे का जिक्र किया है और आपने खासकर राहुल गांधी पे काफ़ी तीखी आलोचना किया है। आपके ट्विटर में आप कई सारे बातें हाँ एग्जैक्टली। लेकिन राहुल की जो इमेज मेकओवर जो हुआ अब पिछले 6-7 महीनों से दिखाई दे रहा है, आक्रामक रवैया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, और एक कंसिस्टेंट अप्रोच जो रहा है, उससे आप अपनी राय में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं क्या राहुल के बारे में? नहीं, इसको उसकी जो इमेज गिरी पिछले चुनाव में और उसके थोड़े पहले, उसको वो कभी रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मूल क्या है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। और आर्टिकुलेशंस काफ़ी शार्प फोकस्ड रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि पब्लिक में इसकी असर जरूर उल्टा जाती है। और अभी उसकी अध्यक्ष ना बनने का कारण है कि उत्तर प्रदेश में 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है।
और उस डर में उनको अध्यक्ष बनाने के लिए टाल दिया है। ये बताइए उत्तर प्रदेश ने बिहार में, जी हाँ, पर ये बताइए कि आप ट्विटर पे इतने हमलावर क्यों हो जाते हैं? आप क्या क्या लिख देते हैं उसमें? संयम तो कानून के दायरे में तो है, अभी तक किसी ने केस नहीं डाला हमारे ऊपर। तो आप दायरे नए जयललिता डालती है तो हार जाते हैं, हर बार हारती है। तो आपको, चूंकि आप प्रोफेसर हैं, राजनीति इतनी देखी है, राहुल को देखा है, उनके पिताजी को भी देखा है, अगर तो एक आपको उनको राय देनी हो राहुल गांधी को, अच्छी राय, तो वो क्या होगी? सिर्फ एक राय। राजनीति छोड़ दें, क्योंकि भविष्य बिल्कुल नहीं है, उस परिवार का ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो आज नया तबका आया है वो बहुत राष्ट्रवादी है और उसका वो कभी यानी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। और उस राष्ट्रवादी वो खोज में है कि राष्ट्रवादी का अर्थ क्या है, रूपरेखा क्या है, उसमें किस प्रकार से बोलनी चाहिए। उसका मैंने एक अलग से संगठन बनाया है, विराट हिंदुस्तान संगम, जो जिस तेज़ी से उसकी मेंबरशिप बढ़ रही है उसको देखने लायक है। हमारी नेशनल कन्वेंशन भी होगी विजयवाड़ा में। विरोधियों के लिए इतनी तलखी ठीक लगती है आपको? विरोधियों के लिए इतनी तलखी माने मतलब आप इतने नहीं, मुलायम सिंह से बात करिए, वो कभी वो तो मुझे भाई कहता है। मायावती से बात करिए, सिर्फ ये नेहरू परिवार के लिए आप बोल रहे होंगे और किसी का नहीं बोल रहे होंगे, और एक दो हमारे विरोधी पार्टी के अंदर के बारे बोल रहे होंगे। स्वामी जी, जब भी गांधी नेहरू परिवार की बात होती है, उनका कोई बयान आता है, आपकी टिप्पणी के बिना पूरा नहीं होता। कल सोनिया गांधी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू को लक्ष्य बनाकर ये सरकार इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो देश राष्ट्रवादी नहीं थे और उन्होंने देश की जो सारे हितों को उसको उन्होंने व्यक्तिगत अपनी इमेज बनाने के लिए उन्होंने त्याग कर दिया, जो उन्होंने कश्मीर का किया। अभी एक नया मिनट्स मिला है मुझे फरवरी 25, 1948 की, जहाँ पटेल, नेहरू और माउंटबेटन मिलकर बात कर रहे हैं कि ये जो यूएन में हम ले गए ये तो गलत निकला। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कहता है कि जिन लोगों ने इसको यूएन ले गए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने खुद उनकी जिद पर गई थी। और दूसरा है चाइना से दोस्ती करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी बंद कर दें कि ये कल्पना पर कि उनके साथ हमारी भाई भाई की रिश्ता है, वो देशद्रोही का काम हुआ एक प्रकार से। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि नेहरू की जो अब सुभाष चंद्र बोस की जो फाइल्स निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस देश में नेहरू को कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और इसी प्रकार से और भी अनेक रहस्य हैं जो अभी बाहर नहीं आए हैं, तो ये सब मैं जानता हूँ। उसमें मौजूदा सरकार क्यों हुई चक रही है सुभाष फाइल्स? हाँ, वो डर रहे हैं, अनावश्यक डर रहे हैं। मैं तो कोर्ट में जाकर उसको बाहर निकाल लूँगा। आपने एक और बयान दिया है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। ये मामला इतना ही बहुत साधारण सीधा मामला था कि सोनिया गांधी और बेटा और उनके कांग्रेस के साथियों ने और पिट्रोडा और सुमन दुबे जैसे लोगों ने कंपनी बनाई, यंग इंडियन, और उसमें 76% शेयर्स सोनिया गांधी और बेटे के थी, माने कंपनी उनका था। और उन्होंने नेशनल हेराल्ड को हड़प किया, और नेशनल हेराल्ड के पास 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, ज़मीन है, कई शहरों में बिल्डिंग्स हैं, यहाँ भी बहादुर शाह जफर मांगे। ये सारे सस्ते दाम पर सरकार ने न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए दी। इन्होंने इसको कन्वर्ट करके किराए में दे दी और खूब मौज कर रहे हैं। तो ये फ्रॉड होने के कारण मैंने चीटिंग, ब्रीच, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 ये सारी धाराएं लगाई। इसमें आपने फिर बहुत बयान दिए और फिर हुआ कुछ नहीं, लगा जैसे आपका जो होमवर्क है वो कहीं कमजोर रहा। नहीं, ये तो आरोप आपका है। पर वो तो आप जेल भिजवाने वाले थे। मैं बात जवाब दे रहा हूँ। मैंने ये मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की थी, 11 महीने मैजिस्ट्रेट ने पूछताछ की, बयान ली, सब करके समन्स जारी की, माने प्राइमा फेसी केस बन गया है और आप आरोपी हैं प्राइमा फेसी, अब ट्रायल को फेस करना है।
हमारे इस जो कानून है उसके अनुसार, उस विधि अनुसार ये हाई कोर्ट में जाकर कहा कि ये जो समन्स है इसको खारिज कर दे। वो अभी 1 साल से चल रही है, अभी अंत में आ गई है। उसमें भी मैं जीत जाऊंगा और दोबारा वो वापस मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर ट्रायल होगा तो इनको गिरफ्तारी होगी और फिर बेल लेना पड़ेगा। बेल देंगे तो नहीं, मैं नहीं जानता। और ये कार्रवाई तो है, इसमें तो पक्का कोई बचने का नहीं है। अब मैं एक और ले रहा हूँ। क्या इसमें जो अधिकारी जो बदले गए वो भी इसी मामले से जुड़े हुए थे? क्या इसमें वो भी खेल नहीं, हुआ? देखिए इसमें कंफ्यूजन इस बात पर होती है। मैंने एक तो क्रिमिनल केस किया है आईपीसी के अंतर्गत, उसमें समन्स जारी हो गई, अब ट्रायल की बाकी है जो अब हाई कोर्ट के कारण रुका हुआ है। दूसरा है, मैंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में कहा कि ये जो 5 लाख रुपए बना के ये कंपनी बनाते हैं यंग इंडियन, उसको 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति की एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को कैसा इनका ये स्वामित्व मिला, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। उसके लिए मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया। उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो आज हेवी इंडस्ट्री की सेक्रेटरी है उसको एडिशनल चार्ज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो पक्का कांग्रेस का अपॉइंटमेंट ये था पहले, उसको जारी रखा इन्होंने और उसने सडनली कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है और बंद कर दो। अब इसमें पूरा केस है। तो मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि ये फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, ये पार्ट टाइम डायरेक्टर ऐसा बोलता है। दूसरा है कि वो दिग्विजय का रिश्तेदार है और उसके साथ उसकी बातचीत होती है, कांग्रेस के अपॉइंटमेंट है। अपने लोगों को जो पछताते आए हैं अभी तक उनके लिए भी एक मौका मिलना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री ने उस चिट्ठी पर तुरंत, जिसको चौथा एक्सटेंशन 2 दिन पहले दिया था, उसको रद्द कर दिया। वो तो अच्छा किया और उसका परिणाम अब देखेंगे। उर्मिलेश। स्वामी जी, आपके प्रशंसक और आपके निंदक दोनों मानते हैं कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन संघ परिवार से आपकी जो दोस्ती या आपका लगाव, एक हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में आपको अपने को स्थापित करने का कोशिश, ये सब बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन वजह क्या है कि जो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है और संगठन है उसने आपको भरोसे के लायक नहीं समझा, कभी उसने आपको मंत्री नहीं बनाया, कभी अपने किसी पद पर, ऐसे पद पर नहीं रखा जहां जिम्मेदारी का कोई बड़ा काम हो। आपको अगर मंत्री पद भी मिला तो कांग्रेस बैक्ड एक सरकार में, वो भी कुछ महीने के लिए। तो ये जो आपके लाइफ की एक पॉलिटिकल ट्रेजेडी है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये तो ट्रेजेडी नहीं मानता हूँ। कई लोग हैं जो कभी एमएलए भी नहीं हैं, वो तो हमसे भी महान बने, जैसे जयप्रकाश थे या महात्मा गांधी थे। इस देश में तो साधु संत त्यागी लोगों का बड़ा कदर होता है, ये दूसरे देशों जैसा नहीं है। दूसरा है कि मुझे रखा गया, नहीं रखा गया, बाहर रखा गया, ये तो मुझे क्यों सवाल देना, मेरी में कोई कमी नहीं है। दुनिया भर में मानते हैं कि हम योग्य व्यक्ति हैं। जिन्होंने बाहर रखा उनसे पूछना चाहिए क्यों बाहर आंदोलन भी तो नहीं कर सके। आपने जयप्रकाश का नाम लिया, लोहिया का, तमाम लोगों का, आप कोई आंदोलनकारी भी नहीं रहे। आपने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं, कभी जयललिता के बीच, कभी सोनिया जी के बीच, कभी अटल जी के बीच, कभी किसी के बीच, आपने बीच बचाव किया या दोस्ती तोड़वाई, सरकारें गिरवाई या सरकारें बनवाई? ये काम ज्यादा आपने किया? नहीं, मेरा ज़्यादा काम था कि लोगों में जो दृष्टिकोण है उसको मैंने बदला। पहले जब मैंने शुरू किया तो सोवियत रूस का जो समाजवाद है उसका मैंने विरोध किया और कहा कि बाज़ारी प्रणाली हमारी देश के लिए सबसे अच्छा। आखिर में सफल हुआ जब मंत्री बना। चंद्रशेखर का काल तो कम था परंतु उसमें मैंने कर दिया। फिर नरसिम्हा राव के काल में भी मुझे मंत्री पद का दर्जा था और मैं उसमें सफल हुआ। चीन के साथ और इजराइल के साथ दोस्ती होनी चाहिए, ये भी उस समय बड़ा विरोध होता था, उसका भी मैंने कर दिया। मैं तो ऐसा गिनाने लगूंगा तो जो कामयाबी है वो हो सकता है आपके नज़र में नहीं है, परंतु मुझे तो पता है। जयराम रमेश की किताब आई अभी, हाँ, उसमें आपको तो कहीं वो कोई क्रेडिट नहीं देता। कांग्रेस वाला कोई क्रेडिट देगा? वो भी वो चमचा जो है राहुल गांधी का, वो देगा मुझे? पर स्वामी जी, मेरा जो मुझे तो वो व्यक्तिगत कह रहा था जयराम रमेश कि मैंने तो कहा है कि आपने ही शुरू किया था ट्रेड रिफॉर्म से, मैंने पुस्तक में लिखा है। अब लोग उसकी एक्सट्रैक्ट पढ़ के बताते हैं, मैंने अभी तक उसका पुस्तक देखा नहीं, वो पूरा पुस्तक देखने के बाद बताऊंगा आपको। पर स्वामी जी, इस पर अब आपको खुलासा करना चाहिए और मतलब थोड़ा सोच के करना चाहिए।
कहाँ आप वित्त मंत्री बनने वाले थे? कहाँ आज स्थिति है कि बाहर से लाए हुए लोग, दोबारा लाए हुए लोग पार्टी में सांसद बन गए, राज्यसभा पहुंच गए? क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी वहां पहुंच पाते? इस पर आप ऐसे नहीं, मैं क्यों करूं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको ये महत्व है। मैं 5 बार MP बना। नहीं, आज की मैं बात कर रहा हूं। वही तो कह रहा हूं ना कि आज उसको आप इतना महत्व दे रहे हैं कि मैं इस पर विश्लेषण करूं। मैं तो देश भर में दौरा कर रहा हूं। मैं तो राम मंदिर के लिए, राम सेतु का तो मैंने ही किया था और किसी ने नहीं किया था। हाँ, तो ऐसी चीज़ों का पब्लिक मेरे साथ जहाँ भी जाता हूँ बड़ी भीड़ में संख्या इकट्ठा होती है। तो अब मेरे लिए जो दृष्टिकोण है वो आपसे अलग है। आप जैसे मैं बाबू नहीं बनने चाहता हूँ, मैं तो मैदान में घूमने चाहता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। अभी मैं विदेश होकर आया हूँ, सारे 14 शहरों में क्या स्वागत हुआ मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्री बनना या सांसद बनना मेरे लिए कोई महत्व नहीं है? मैंने महत्व का बात नहीं कहा, मैंने कहा ना बनना महत्व का बात नहीं है। बनने से उसके जरिए मैं कुछ करूंगा, और मैंने किया भी। जब चंद्रशेखर था मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाई थी। चलिए, राम मंदिर पर आपने बात की, राम मंदिर पर आपका एक बयान है, वो सुनिए। अब तक नहीं बन पाया, 10 साल में तो नहीं बनना। वहाँ तो इटालियन बेटी थी वो। उसके पहले जो सरकार थी NDA की, वो सोचती थी हमारे मेजॉरिटी नहीं है, और अब बनने की अधिक से अधिक संभावना है। 19 तक मेरी राय में मंदिर बन जाना चाहिए। तो ये डेडलाइन है, धमकी है, वादा है, इरादा है? डेडलाइन तो मैंने आगे कर दिया। अब तो मैं कहता हूँ 16 में बन जाना चाहिए, और इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और इससे क्या, ये जो आप इस तरह से बातें करते हैं स्वामी जी, क्या इसमें पार्टी में आपने बात की, प्रधानमंत्री से बात की और लोगों ये तो से बात की? मैनिफेस्टो में है, इसमें पार्टी में बात करने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री से बात करने की क्या जरूरत है? मैनिफेस्टो में लिखा है कि लीगली हम राम मंदिर बना सकते हैं तो बनाएंगे। तो इसको तो हमें, ये तो हमारी ड्यूटी हो गई, कर्तव्य हो गई। नहीं, इतना भरोसा आपको है क्या? 2016 आपने तारीख भी तय कर दी? निश्चित तौर पर। मैंने तो यही भी कहा, राम सेतु का भी कहा था कि मैं 2 साल में उसको सुरक्षित कर दूंगा। सुरक्षित हो गया। विजय, मेरा आपसे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक, आप बड़ी क्रांतिकारी सुझाव दे रहे हैं कि अगर आप वित्त मंत्री होते तो देश की आर्थिक नीतियों को सुधारने के लिए इतना सब कर देते। काला धन कैसे आ सकता है, उसके लिए 4 एक बड़े सुझाव दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के यशवंत सिन्हा जैसे लोग कह रहे हैं कि पार्टी में तो लगता है कि जो 75 पार हो गया वो ब्रेन डेड हो गया। नहीं, वो तो उनकी राय है। यदि ये कोई पार्टी का पॉलिसी नहीं है, ना किसी ने मुझसे कहा है। अब वो ये कहाँ कौन लकीर खींच सकता है? फिर वो हो जाएगा, फिटनेस की बात हो जाएगी, कौन पार्लियामेंट में 15 मिनट से ज़्यादा खड़ा होकर भाषण दे सकता है, ये भी बात आ जाएगी। तो ये तो ऐसा कोई नियम बना नहीं है, ना किसी ने मुझे बताया, ना मैंने पूछने के लिए प्रयास किया। ये तो अखबार में बहुत उड़ते हैं, ब्रीफिंग चलती है ना, उस ब्रीफिंग में कई लोग ऐसे जो झूठे खबर लगा देते हैं, उसका हम कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक राम मंदिर से संबंधित ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ। या तो अपनी आप सरकार से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट से वो कहे कि मामले को वो जल्दी निपटाने की कोशिश करे। तो सुप्रीम कोर्ट से अलग जाकर आप ऐसा क्या कर पाएंगे जो 2016 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से अलग से जाऊँगा, मैं दोनों करूँगा। सरकार ने मुझे कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं एक नया पिटीशन डाला कि वहाँ जो टारपोलिन है फट गई है, वहाँ शेड टूट रही है, वहाँ बाथरूम नहीं है, वहाँ पानी पीने के पानी नहीं है, वहाँ चप्पल रखने के लिए जगह नहीं है, हाथ में पकड़ के लाना होता है जब पूजा करते हैं, और पार्किंग लॉट नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया सरकार को कि ये सब करना है, और ये मैंने सिर्फ 6 महीने में कर दिया। आज मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में मैं ज़रूर जाऊँगा और एक पिटीशन फाइल करूँगा कि अब राम मंदिर बनने के लिए आदेश दी जाए, क्योंकि ये बातें हैं जिसके अनुसार हमारी ये सारी जो पड़े हुए पिटीशन हैं उसको खारिज करनी चाहिए और हमारी पिटीशन को स्वीकार करनी चाहिए। और मैं तो उसमें सक्षम हूँ। सरकार करे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा मतलब अगर नहीं करेंगे तो मैं बीजेपी से अलग होकर राम मंदिर बनाने नहीं, बीजेपी से कैसा होगा? ये तो राम मंदिर का तो मैनिफेस्टो में है, जो नहीं बनाएंगे वो बीजेपी से अलग हो रहे हैं।
चलिए स्मिता जी। डॉक्टर स्वामी, अभी इतनी देर से इस कार्यक्रम में मैं आपके विचार सुन रही हूँ जी। कम से कम 2 दर्जन बार आपने हिंदुत्व का जिक्र किया है जी। और आपने ये भी जताया है कि आपके जीवन में राजनीतिक उतार चढ़ाव जैसे भी हों, लेकिन हिंदुत्व का सिद्धांत को आपने कभी अपनी कमिटमेंट को छोड़ा नहीं है। जी। अभी कुछ हफ्तों पहले एक सेंसस का डाटा आया है जी। जिसमें धर्म के आधार पर किसके क्या वो हैं, किसकी जनसंख्या, उसका जिक्र है। उसको लेकर कुछ नेताओं ने, जैसे वीएचपी के डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हैं, उन्होंने कई बातें उठाई हैं और अलग अलग मंचों पर इसकी चर्चा भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि शायद ये डाटा जो है ये एक तरह का अलार्म कॉल हो सकता है देश के लिए, और अब देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समान नागरिक संहिता है, या तो उसके तरफ कदम बढ़ाया जाए या कम से कम एक कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी जो सभी धर्मों के जो फॉलोअर्स हैं उनको लागू हो, ऐसा होना चाहिए। क्या आपको लगता है सरकार इस मुद्दे को लेकर कुछ सोच रही है या कोई गंभीरता है? मुझे नहीं पता सरकार इस पर सोच रही है कि नहीं, परंतु ये मैनिफेस्टो में है। और जो तोगड़िया ने कहा वो तो पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने जो बातें कही है उसको थोड़ा आप यानी आराम से देखेंगे तो उसकी बात में तर्क है कि फैमिली प्लानिंग होगी तो सब पर लागू होनी चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि मुस्लिम महिलाओं जो मुझे मिलते हैं इधर उधर, वो भी कहते हैं कि आप ज़बरदस्ती करा कर इसको कराइए क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। इसी प्रकार से जो सक्सेशन लॉज हैं या इनहेरिटेंस लॉज हैं, उसमें भी महिलाओं का हाल मुसलमानों के बीच में बहुत बुरा है, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन जो सेंसस डेटा है उससे मैं अभी इसको ख़तरनाक संकेत कर रही है, कोई बड़ी ख़तरनाक घटना होने वाली है, ऐसा मैं अभी नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान स्वीकार करें जो आज थियोरी ऑफ जेनेटिक्स में सिद्ध हो गई है, वो है कि उनका पूर्वज हिंदू है और उनकी भले उपासना पद्धति हमसे अलग हो परंतु संस्कृति एक ही होनी चाहिए, और उसके लिए उनको ये मानना चाहिए कि वो भी इसी मिट्टी के हैं, वो भी हमारे बराबर इसी मिट्टी के हैं। ये होने से मुझे लगता है कि हमें किसी मुसलमान की बढ़ती हुई संख्या से कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए एक और बयान आपका है, ये सुन लेते हैं, देखिए। राम मंदिर तो बनना ही है, राम सेतु का काम हो गया, थोड़ा ही बाकी है। वो नितिन गडकरी को पकड़ के पूछिए कब कर देगा। मैं नितिन गडकरी को धन्यवाद देता हूँ, पहला कदम उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा स्वामी जिस दिन मैं मिनिस्ट्रीशिप का शपथ लूंगा दूसरा दिन ये काम कर दूंगा। उन्होंने कह दिया सेतु समुद्र प्रोजेक्ट राम सेतु को छुएगी नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे भी मेरी रोक थी, लगी हुई थी, अब हो गया। अब बाकी एक ही चीज है जिसके लिए आप उनको थोड़ा दबाव डालिए, और बेचारा उनका कसूर नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं किसका कसूर है, लेकिन वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, वो सबसे कुशल मंत्री हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि वो निर्णायक व्यक्ति था। आपने अभी अपने बयान में खुद कह दिया, उसका आधार क्या? आप कह रहे हैं कि गडकरी अमित शाह से बेहतर प्रमुख ये नहीं कहा मैंने कहा वो निर्णायक व्यक्ति है। हाँ। अमित शाह तो ज़्यादा चुनाव, पार्टी संगठन, इस पर उनका प्राथमिकता है, और नितिन गडकरी पार्टी ऑफिस में बैठ के लोगों से मिलते थे, जो अमित शाह नहीं करते, बहुत कम मिलते हैं, हमारी चिट्ठी की भी जवाब नहीं देते। तो नितिन तुरंत फ़ोन करके बात करते थे। तो इसमें स्टाइल में फ़र्क है, एक बुरा दूसरा अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु नितिन गडकरी से हमारे बहुत पुराने परिचय है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए वही उसकी क्षेत्र में मैं भाषण दे रहा था, तो इसीलिए उसका थोड़ा अच्छा करना जरूरी था। स्वामी, एक सवाल मेरा और है कि आप अभी जो भी बात की आपने, आप कभी लगता है कि आप भाजपा में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है?
आप जो कहते हैं वो पार्टी की लाइन बन जाए, ऐसा करीब करीब हो जाता है। जैसे आपने चाइना की नीति पे भाजपा सरकार की बताया कि वो बड़ी दकियानुसी है, बड़ी पुरानी है, उसको बदल देना चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री करीब 80 देशों में जा चुके हैं जी। तो पाकिस्तान को लेकर आपने नीति पर टिप्पणी की थी, तो आपको लगता है कि विदेश नीति जो अभी प्रधानमंत्री चला रहे हैं उसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये 10 साल यूपीए के होने के कारण आप लोकतंत्रीय दल क्या होता है ये आपके समझ से बाहर हो गई है, क्योंकि लोकतंत्र पार्टी में लोगों को आइडियाज़ यानी अपने विचारों को बताने के लिए आवश्यकता है। और दूसरे देशों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो खुलेआम होता है, और जब निर्णय होती है उससे इधर उधर हो जाए तो आप फिर कह सकते हैं ये ठीक नहीं है। अभी तो जो भी बात मैं कह रहा हूँ उसकी मूल बात मैनिफेस्टो में है और लंबे तौर पर पार्टी की सिद्धांत रही है। चाइना के साथ मित्रता करनी चाहिए, परंतु उसी समय अपनी डिफेंस पर कभी ढील नहीं देनी चाहिए। ये तो हमारी आप पुराने ऑर्गेनाइज़र पढ़ेंगे तो मेरा आर्टिकल तो 1972 से है, और पहला जो चाइना के साथ सुधार के कदम उठी वो तो मैंने ही किया था जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, और उस कारण से मैं कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी खुलवा सका। अभी तो दूसरा रास्ता खुला है, ये भी उसी समय तय हुआ था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं कभी पार्टी के बाहर नहीं जाता हूँ, और ये ज़रूर पार्टी की बात को मैं स्पष्टता से रखता हूँ। जो दूसरे ने लगते हैं तो लगता है कि मैं अलग से जा रहा हूँ। पर ये जो आपने कहा कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं देते, मिलते नहीं हैं, तो उनका स्टाइल ऐसा है। स्टाइल वो पार्टी में ऑफिस में बैठ के मिलते नहीं हैं, वो तो मैं जानता हूँ। चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं, वो भी जानता हूँ। वो कोई नई बात नहीं है, परंतु संगठन बनानी या चुनाव लड़नी उसमें व्यवस्था में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इसीलिए उनका स्टाइल दूसरा है, पर नितिन गडकरी का दूसरा है। क्या अध्यक्ष को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम महत्वपूर्ण लोगों को ये न लगे कि मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया? अब हो सकता है उसने विकेंद्रीकरण किया कि महामंत्रियों को मिलना चाहिए, मैं महामंत्री से मिलता नहीं हूँ, इतना ही फर्क है। और चिट्ठी का तो जवाब दे सकते हैं आपकी? चिट्ठी का मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, हो सकता है मैं हिंदी में लिखूंगा तो जवाब दे देंगे। तो क्यों नहीं आप हिंदी में लिखते? अब हमारे पास टाइपराइटर नहीं है हिंदी का, मैं कर सकता हूँ, आगे करूँगा। वैसे गूगल से तो आजकल बहुत आसान हो गया हिंदी में। बिल्कुल सही बात। एक जो नए चीज़ में आप दिखाई दे रहे हैं वो आप एक लॉयर की भूमिका में दिखाई दे जाते हैं बिल्कुल, और आप बार बार जाके डिफेंड कर रहे हैं। इस पर काफ़ी आलोचना भी होती है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कौन आलोचना कर रहा है? सब तो मेरी जय ये जो आप आसाराम के पास चले जाते हैं। आसाराम का तो मैंने बेल के लिए मैं गया हूँ। आसाराम को जेल में डालने के कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर उन्होंने डट के विरोध किया। कई लोगों का दोबारा उन्होंने घर वापसी के। पर स्वामी जी आप मान रहे हैं कि उसमें जो कई गवाह हैं वो मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, लोग एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही ऐसा केस है जिस पर इतना ज़्यादा लोगों की निगाह है, फिर आप क्यों जाते हैं इसी जगह? ये स्वामी क्यों नहीं लोगों को समझ में आते? मैं तो अपना मन टेलीविज़न देख के बताता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि देयर इज़ नो रेप, और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। तो अब क्या बाकी केस क्या है उसमें कि ये 18 साल से कम लड़की है, और उसने बयान दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाई, और पॉस्को जो नया कानून बनी है उसके अनुसार जो 18 साल से कम लड़की है उसके बयान को सही मान करके केस चलाना होता है। उसमें जो विटनेसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि 6 विटनेसेस हैं, ये मटेरियल विटनेसेस हैं, इनका पूरा पूछताछ होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 का 6 जिंदा है, पूरा उनके बयान हो गई है। तो कौन कहाँ मर रहा है, किस विटनेस लिस्ट में है, ये तो टेलीविज़न में मुझे दिखाई पड़ता है, जब मैं कागज़ में देखता हूँ उनका नाम नहीं दिखता। तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता? आप पूरे आप बिल्कुल वकील की तरह से इसके पीछे कोई पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं। पर जितना पैसा उनके पास है वो शायद ही और किसी के पास होगा। वो अक्लमंद से पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, ये इतना अर्थ है। आप लोग जो देखते होंगे वो ऐसे लोग हैं जो अक्लमंद से कर रहे हैं।
स्वामी जी, दो छोटे छोटे सवाल। सबसे पहले तो आपने कहा कि आपको क्लियर संकेत दिया गया था चुनाव के पहले कि आप मंत्री बनेंगे। हाँ, इससे एक चीज साबित होता है कि बनना चाहिए। मुझे लगता है मुझे में कौन सी कमी है, मैं नहीं बनना चाहिए। आप जोर से नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं। मंत्रिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, शामिल हो, इसीलिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। लगता है कि जो बीजेपी है उसको एक कोई रिमोट कंट्रोल चलाता है और आपका इसलिए नहीं चला क्योंकि प्रधानमंत्री उस रिमोट कंट्रोल को वीटो कर गए? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये कि पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को कोई रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकता। उनको गलतफहमी हो सकती है या दोस्ती में भटक सकते हैं, और वो दोस्तों का दोस्त है और कभी वो राजनीति में ठीक नहीं है, बट उसको कोई हुक्म नहीं दे सकता। आप क्या कह रहे हैं कि वो दोस्तों के दोस्त हैं? वो दोस्तों का दोस्त है। मेरा तो उनसे परिचय बहुत पुराना है, परंतु ऐसा कोई मैं नहीं कह सकता। आप क्या कह रहे हैं कि दोस्तों का दोस्त होना राजनीति में ठीक नहीं है? कभी ठीक नहीं है, कभी ठीक है, कभी नहीं ठीक है। कभी दोस्तों के साथ अन्याय होगा तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। कि मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा राजनीतिक करियर बिगड़ जाएगा, उसमें भाग जाना, वो कांग्रेस में बहुत होता है। बट यहाँ तो दूसरा है, उसमें मैं विवरण नहीं देने वाला हूँ। जितना भी आप प्रयास करेंगे मैं विवरण नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी ऐसी है कि उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। दूसरा है कि आप लोगों का इतना गलतफहमी है आरएसएस के बारे कि आरएसएस हुक्म देता है। मैं जानता हूँ आरएसएस बोलता है अपनी बात, वो सुने तो ठीक है, नहीं सुने ये सब अपने लोग हैं, सारे प्रचारक रहने वाले लोग हैं। तो आदेश देने के लिए नौबत तब आएगी जब कोई ऐसा घृणापूर्ण घटना हो जाए, जैसे अडवाणी ने कह दिया कि ये जिन्ना सेक्युलर है, तो उसमें सारा स्वयंसेवक भड़क उठे, तो इसीलिए जाकर मोहन भागवत को उनको पद से उतारना पड़ा। लेकिन ऐसे तो बहुत रेयर होता है। आरएसएस जरूर कहती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर ना हो तो मैंने कभी नहीं देखा आरएसएस ने कहा कि हम कुछ कदम उठाएंगे। मेरा दूसरा सवाल आपके दूसरे टारगेट के प्रति है जिसको आपने बहुत टारगेट किया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता के बारे में, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हुई। पिछले साल जब उनको कन्विक्ट किया गया था तब एक तरह से माना जा रहा था कि तमिलनाडु की राजनीति जो एक चर्निंग के प्रोसेस में एक नई राजनीति उभर के आएगी, लेकिन साल भर के अंतर पूरा पासा पलट गया। भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा था कि एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिली तमिलनाडु, लेकिन लगता है कि क्या आपकी पार्टी बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन हो गई और जयललिता ज़्यादा मजबूत होकर मुख्यमंत्री के तौर पे लौट के आई हैं? जयललिता मजबूत तो नहीं हुई है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो माहौल बनाई नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स के कारण, और ये जो नया तबका तमिलनाडु में आया है जो राष्ट्रवाद विचारों का है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम तमिल फर्स्ट नहीं हैं, हम इंडियन फर्स्ट हैं, बाद में तमिल हैं, वो जो एक द्रविड़ आंदोलन से अलग हो गए हैं, उस माहौल में हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हमारे वहाँ के लोग एक संकीर्ण विचारों के कारण, एक नैरो माइंडेड के कारण और एक कास्ट अप्रोच के कारण हम उसको खो बैठे हैं, परंतु उसको कभी भी वापस ला सकते हैं। सेंट्रल लीडरशिप से थोड़ी गलती हुई थी। सेंट्रल लीडरशिप ने तमिलनाडु की सही लीडरशिप अभी तक पहचान नहीं पाई। डॉक्टर स्वामी साहब, हाँ, ये एडीएमके डीएमके के बिना कोई तीसरा विकल्प बीजेपी का रूप में तमिलनाडु में उभरने का उम्मीद है आपको? क्योंकि जयललिता का अभी बीमार के वास्ते, करुणानिधि के बीमार के वास्ते दोनों पार्टी स्थिति कैसे है, बीजेपी को क्या स्थिति है? नहीं, ये बात तो सही है कि दोनों अब पब्लिक उनसे हटने चाहती है, परंतु वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और उसके लिए बीजेपी के लिए बहुत अच्छा भूमिका बनी है। परंतु बीजेपी के जो हमारी स्टेट यूनिट है वो तो किसी से बड़े, यानी डीएमके से जुड़ जाओ या एडीएमके से जुड़ जाओ, उसमें उस मंशा में है, उसमें से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जाके स्टेट यूनिट को क्यों नहीं टेक ओवर? मुझे दे दे, मैं पूछने वाला नहीं हूँ, परंतु मुझे दे दे, मैं जाकर वहाँ बैठ जाऊँगा। पर इसमें मुझसे कोई जान पहचानने वाले बीजेपी में तमिलनाडु में है नहीं। पर आप ये बताइए कि इसमें फिर तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा? जैसे आप इतनी तीखी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं तो चाय भी पीते हैं, मिलके भी आते हैं मुख्यमंत्री से, फिर बधाई भी देते हैं, तो कैसे? मतलब उसमें गठबंधन तो नहीं है ना,
पार्टी का गठबंधन होता तो मैं इस स्थिति की बात नहीं करूँगा, परंतु भ्रष्टाचार उसने किया है। मैं हूँ कंप्लेनेंट, और अब जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको दोबारा जेल भेज देंगे हम निश्चित तौर पर, तो उसमें पार्टी का तो सवाल है ही नहीं। अब नरेंद्र मोदी उनके पुरानी परिचय है, रिश्ते हैं, और वो जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके घर में जाकर चाय पियेंगे। मैं भी जयललिता को अच्छा जानता हूँ, कभी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कभी बिगड़ जाती है बहुत, अभी बिगड़ी हुई स्थिति है, हो सकता है कल दोबारा हम दोस्ती कर लेंगे। लेकिन यही बात है कि जब वो करप्ट, आप कह रहे हैं करप्ट है वो, लेकिन जब आपकी इतनी दांतों काटी दोस्ती थी तब क्या वो करप्ट नहीं थी? नहीं, करप्ट थी। मैंने केस उसी समय डाला था, मैंने उसको बोल भी दिया था कि केसेस मैं तो डालूंगा। उसने मान लिया था उस समय, उसने कहा नहीं, करुणानिधि से लड़ने के लिए आपसे कोई अच्छा आदमी नहीं है। तो हमारे साथ उसकी दोस्ती थी, गठबंधन थी, मैंने केस भी डाला उसके उसी समय डाला था जब मेरे गठबंधन था। जी पूछिए। स्वामी जी, जो आप कह रहे हैं उससे दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि एक जो आपकी निष्ठा है बीजेपी में वो नरेंद्र मोदी के साथ है, और दूसरा हिंदूवादी होने के कारण आप संघ परिवार या आरएसएस से करीब हैं। लेकिन जो आप पहले टेंशन देने की बात कर रहे थे उसी से ये जुड़ा हुआ है। अभी जो बात हो रही तमिलनाडु की, नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी बातचीत होती है, जयललिता से उनकी दोस्ती भी है। आप उनको जेल भेजना चाहते हैं, तो ये टेंशन आप किसको दे रहे हैं, जयललिता को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई असर नहीं होगा इसका। ये तो जयललिता सोचती थी, अब उसका दिमाग ठीक हो गया है कि नरेंद्र मोदी मुझे कंट्रोल कर सकता है, और वो फेल हो गई। उसने चिट्ठी भी लिखा था एक बार, और नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया कि मैं वो जो श्रीलंका का मामला है उस पर उन्होंने चिट्ठी लिखा था मेरा विरोध करते हुए कि मेरा पॉलिसी सब इन्हें तमिलनाडु में लोग मानते नहीं हैं, लेकिन वो चला नहीं। तो देखिए, लोकतंत्रीय पार्टी का आप रूपरेखा इतना सीमित मत बांधिए। हम लोगों को छूट होती है, हमारे कई कार्यकर्ताओं का अलग अलग राय होती हैं, तो हम उस एक अंग को रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर में सब एक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नरेंद्र मोदी को ना मुझको। हाँ, गठबंधन होता जयललिता के साथ, फिर मैं करता तो कष्ट होता। स्वामी जी, क्या स्वामी जी एक और आपने जो बात अभी हाल ही में कही, खासतौर पर पाकिस्तान के बारे में, वो सुन लेते हैं। उस पर बड़ी गर्मी है। जानता हूँ क्या अब पाकिस्तान का वो जो फ्रस्ट्रेशन का जो दर्द है उसको व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो ये हिंदुस्तान का तो मुकाबला कर नहीं सकते, और युद्ध तो हम करने वाले नहीं हैं, परंतु वो करेंगे तो उनका पिछले बार 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा कर देंगे। जो अभी आपके बयान से ये पता लगता है आप एक जंग के लिए अफवाह फैल रहे हैं, रूमर्स मॉन्गरिंग करके आपको ऊपर जुर्माना है, ये सच है झूठ है? इसमें कोई रूमर नहीं है, मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम इस बार उसका 4 टुकड़ा करेंगे। पिछले बार आक्रमण किया 2 टुकड़ा किया, तो ये तो उत्साहित करती है हमारे लोगों को, और लोग पसंद करते हैं, समझते हैं कि वो कई लोग थोड़ा मायूस थे कि हम लोग थोड़ा फीका पड़ गए हैं पाकिस्तान के बारे। अब हमारी जैसे बयान से लोग, हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्सुक हैं। आप उत्सुकता के लिए शायद आपने एक और बयान भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये वाला अगला बयान। ये जो कानून बनी थी क्रिमिनल डेफेमेशन का, ये तो 1860 में बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी यहाँ हमारे देश के जो देशभक्त लोग हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, और जेल भेज देंगे। उससे एक संकोच पैदा होता है कि भाई हम क्यों मुंह खोलें और जेल में जाएं। तो इसीलिए हम नहीं कहते हैं कि जो अपमान होती है किसी की शब्दों से, उसके लिए कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, सिविल सूट हो सकती है, मुंह अफ़ज़ा मांग सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये पार्टी का सवाल नहीं बन सकता, ये तो समाज का सवाल है। समाज में लोकतंत्रीय अधिकारों को बढ़ावा देना है या उस पर अंकुश लगाना है, ये सवाल है, इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं। तो हम देखें, आप कभी कभी पार्टी और सरकार की जो लाइनें उससे अलग भी खड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि आप एकदम अनूठे हैं, एकदम अलग दिखाई देते हैं। पार्टी के अलग कभी नहीं खड़ा हूँगा। सरकार की पॉलिसी कोई हो, वो प्रधानमंत्री कहे तो उसका विपरीत तो नहीं जाऊँगा, बट कोई
अटॉर्नी जनरल कह दें या सॉलिसिटर जनरल कह दें, इसको मैं पार्टी के विषय नहीं मानता हूँ, ये ना सरकार का मानता हूँ। मेरी राय में हमारी सरकार के जो वकील हैं उन्होंने गलत किया कि उन्होंने क्रिमिनल डेफेमेशन को समर्थन किया कोर्ट में, और वो हारने वाले हैं उसमें। और 66A भी जो इंटरनेट का मामला था उसमें भी हार गए थे। तो ऐसे ही जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई कानून को हम समर्थन करना, ये तो मेरे साथ ऐसा गलत है। तो ये तो मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके भी बता दी और कि ऐसा हो रहा है, इसको आप उस पर रोक लगाइए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की भी दृष्टिकोण थोड़ा विशाल होना चाहिए कि हर चीज़ पर मैं जो पार्टी कहती है उस पर पहले पार्टी का फैसला हो। पार्टी फैसला ही नहीं करती है किसी बात पर, तो मुझे तो छूट होता है बोलने के लिए और पार्टी का मन बनाने के लिए। स्वामी जी, जो आपको जानते हैं, आपने वो तब से इमरजेंसी में खासतौर पर जिस तरह से आपने काम किया और जिस तरह से एक उछाल भी आया आपकी पूरे, पिछले दिनों आडवाणी जी ने कहा कि हालत ऐसी बन रही कि इमरजेंसी दोबारा लग सकती है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या इस तरह की बात, क्या ये बात सही है? मुझे नहीं पता है कि किस संदर्भ में आडवाणी जी ने ये बात की थी या आप लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। सवाल यह है कि देश में लोकतंत्र ऐसा चीज़ है जिसका सदा के लिए हम लोगों की रक्षा करनी होती है। और निश्चित तौर पर आज जो पार्टियों की हालत है अनेक जगहों में, उन मुलायम सिंह की पार्टी हो, मायावती की हो या कांग्रेस की हो, उसमें तो कोई लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी में क्योंकि अनेक संगठन हैं, एक तो बीजेपी खुद है, फिर आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सारे होने के कारण इनका जो माहौल बनता है वो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र बनता है। और मैं उसका सबूत हूँ कि मैं बात कहता हूँ जो दूसरे पार्टी में मैं कभी नहीं कह सकता हूँ। और ये बड़ापन है हमारी पार्टी की कि ये सब एडजस्ट करते हैं। हाँ, मैंने भी स्पष्ट कर दिया कि पार्टी कोई प्रस्ताव पास करेगी तो मैं उस पर उसके अनुसार चलूँगा, परंतु जब तक नहीं है तो मुझे अधिकार है मन बनाने के लिए। ये एक आखिरी बयान है, आप बहुत बयान देते हैं इसलिए हमारे इस शो में बहुत सारे बयान हैं, ये एक आखिरी बयान है, ये भी एक बार सुन लीजिए। वो तो नक्सलाइट लोग हैं, उनको तो निकाल देना चाहिए FTII से, और हम लोग थोड़ा इतना ढील देना अनावश्यक है। सरकार कोई भी ट्राई करें परंतु ये एजिटेशन ये रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये आए थे FTII एज ए बेस बना करके। तो मैं तो समझता हूँ सबको निकाल देना चाहिए और FTII को बंद कर देना चाहिए यदि काम नहीं चल सकता। आपको किसी को कुछ कहना होता आप सीधा बोलते हैं तो नक्सली है, आपका एकदम बिल्कुल स्टैंप लगा देते हैं आप। नहीं, सबको नहीं कहता हूँ, आपको तो नहीं कहा मैंने। शुक्रिया। मैं ये कहता हूँ कि देश में ये पिछले 10 साल में एक मंशा पैदा की गई थी, हमारे जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोग हैं, अंग्रेज़ी में पढ़े हुए लोग हैं, कि वो नक्सलाइट प्रेमी बन गए। और उनका नक्सलाइट नेताओं का तो एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीक़ों को सबको समाज से अलग कर दें। तो ये FTII की जो एजिटेशन है वो क्या है कि चेयरमैन उनके वोट के बिना नहीं बन सकता। आई एम सॉरी, वो नहीं हो सकता कि विद्यार्थी तय करें चेयरमैन कौन होगा, ये तो हमारी अधिकार है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। तो आप चाहते हैं कि सबको बाहर निकाल दें? यदि वो क्लासरूम वापस नहीं जाएंगे तो उनको बाहर निकालना चाहिए। आखिर में मैं ये पूछूं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, घोषणा हो गई है, आपके बहुत जानने वाले लोग भी लड़ रहे हैं दोनों तरफ से, आपको क्या लगता है कि क्या आपने अनुमान लगाया क्या होगा बिहार में? हम भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे खास मेहमान सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये दौर रैपिड फायर का है, देखना है वो कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। स्वामी जी, 5 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन हैं, उन 2 ऑप्शन में से एक आपको चुनना है। आप चाहें तो सवाल छोड़ सकते हैं और 5 में से 3 जवाब सही देंगे तो ये ABP न्यूज़ की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। शुरू करें? तो पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या थी? A, शुरुआती दिनों में जिस तरह से आपने वाजपेयी जी पर हमले किए, या दूसरा, आपने जो सोनिया और जयललिता की टी पार्टी की, इन दोनों में से सबसे बड़ी आपकी राजनीतिक भूल क्या थी जीवन में? दोनों भूल नहीं थी।
और वाजपेयी से हमारी जो हुई तो वो तो शुरुआत में नहीं हुई। ज़्यादा बड़ी भूल क्या थी इनमें से? इनमें से दोनों में भूल नहीं है, तो ज़्यादा भूल कैसे बोल सकते? ज़्यादा सही बात इनमें से क्या थी? दोनों सही बात थे। मैं विपक्ष में था और मुझे सरकार को गिराना था, ये मेरा कर्तव्य था, और सरकार मेरे अनुकूल काम नहीं कर रही थी, जो पॉलिसीज करनी चाहिए थी उसको मैंने गिरा दिया। तो स्वामी जी जिस फॉर्मेट में हैं आप उस फॉर्मेट में जवाब इसका नहीं दे रहे हैं, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं कि दोनों में कोई क्या दोबारा फिर कोई टी पार्टी कहीं होने वाली है? नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो करूंगा। स्वामी जी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि टी पार्टी इससे बहुत ज्यादा मतलब निकलता है। डिनर पार्टी कर दूंगा, क्यों टी पार्टी? आपके अनुसार आप स्वयं को एक बेहतर इकोनॉमिस्ट मानते हैं या पॉलिटिशियन? मैं दोनों हूं। बेहतर क्या हैं आप दोनों में से? मैं तो फिर मुझे टमाटर पसंद है या प्याज पसंद है, तो मैं कैसे कहूँगा कि कौन सा ज़्यादा पसंद है? दोनों बराबर पसंद है। वैसे ही ये भी दोनों बराबर है। मैं श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ हूँ, जो सैद्धांतिक तरीके से सबसे श्रेष्ठ हूँ। चलिए, ये भी आप फॉर्मेट में जवाब नहीं दे रहे हैं। 3 और सवाल हैं आपसे। तीसरा सवाल है, आप बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को या नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी की समय अभी सिर्फ 1 साल है, और इसीलिए इन दोनों का तुलना करना गलत है। जो पूरा टर्म किया है उनका पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो आप सीधे नहीं आ रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं? मैं आपके ट्रैप में तो आने वाला नहीं हूँ। अगर वाजपेयी जी के पहले 15-16 महीने देखें, मोदी जी के पहले 16 महीने देखें, तो उस हिसाब से आपको कौन बेहतर लग रहे हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी को ज़्यादा अच्छा जानता हूं, तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को ज़्यादा अच्छा समझूंगा। चलिए, ये आपने एक तो जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के बेहतर अध्यक्ष कौन रहे, नितिन गडकरी या अमित शाह? अब ये भी वही संतरा और टमाटर का नहीं, दोनों पार्टी अध्यक्ष हैं। नहीं, पार्टी अध्यक्ष हैं, परंतु अलग अलग आयाम में वो सक्षम है, तो मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता। ये सवाल मैं जवाब नहीं दे सकता। हमारा आखिरी सवाल है स्वामी जी कि आप भविष्य में खुद को कहां देखते हैं, केंद्र में मंत्री या किसी राज्य में राज्यपाल? राज्यपाल को तो सवाल ही नहीं है। तो केंद्र में मंत्री? अब वो मैं नहीं जानता, वो तो मेरा प्रारब्ध का सवाल है, परंतु राज्यपाल मैं कभी नहीं मानूंगा। क्यों, आपको लगता है कि राज्यपाल के पद का महत्व नहीं? मैं तो कर्मयोगी हूँ। मैं कहाँ जाकर वहाँ बैठ के लंच और डिनर खाऊंगा इन्हीं महल में रहकर? ये तो हमारा काम नहीं है। मुझे तो वैसे ही राज्यपाल के लिए तो ऑफर हो गया है, मैंने ना कह दिया है। अच्छा, हाँ, ये चुनाव के बाद ऑफर हुआ? हाँ, अभी फिलहाल 4 महीने पहले। और एक ब्रिक्स बैंक का भी दिया गया, ऑफर दिया था, वो जो चाइना में, उसको भी मैंने ना कह दिया। तो ये इसके पीछे क्या मतलब क्या है? मैं यही हूँ कि मैं तो सक्रिय होता हूँ ना मैदान का, मैं विचारों का है, ये सारी बंद हो जाएंगे, मैं विचार अपना व्यक्त कर नहीं सकूँगा। हाँ, मंत्री माने तो क्रियान्वित कर सकता हूँ, विचारों का क्रियान्वित करने के लिए मुझे मौका मिलेगा। बट ये जो राज्यपाल है या एम्बेसडर है या ब्रिक्स बैंक का प्रेसिडेंट है, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो पर इसमें आप समझिए, आप तो मतलब बड़ा अच्छा पढ़ते हैं राजनीति को, आप इसमें इशारा नहीं पढ़ रहे कि आपसे पहले कहा ब्रिक्स चले जाइए, फिर कहा राज्यपाल चले जाइए, तो आपको कोई ढकेल रहा है क्या या हटाना चाह रहा है क्या? ढकेल नहीं सके ना, करने के लिए तो बहुत लोग हैं, ये तो शुरुआत से ही हुआ है। इंदिरा गांधी ने भी प्रयास किया था, वो सोच रही थी कि मुझे IIT से निकाल देगी तो मैं अमेरिका वापस चले जाऊंगा। मैं गया नहीं, मैंने सब छोड़कर यहीं बैठ गया। और इंदिरा गांधी ने खुद मुझे कहा, मुझे ये पता होता तो मैं कभी IIT से निकालती नहीं हूँ आपको। पर अगर ऐसा आपको लगता है कि शुरू से हो रहा है, तो क्या आपको मालूम है कि पार्टी में कौन से लोग हैं जो इस तरह से चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी हटें यहाँ से, जाएं? हाँ, जानता हूँ, परंतु वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे उत्साहित कर रहे हैं, वो 10 और 1 के बराबर है, उस अनुपात में है। पर कर क्यों रहे हैं? क्या परेशानी है लोगों को, क्या टेंशन देते हैं आप उनको? हमारे हिंदुस्तान में एक कमजोरी है, ईर्ष्या होती है, कभी डर होती है, कब ये मेरे बुरी नज़र मेरी तरफ लगाएंगे, ये भी लोग समझते हैं। कई लोगों को कई चीज़ें छिपाने की होती है और समझते हैं कि मैं कहीं ना कहीं ढूंढूंगा।
पर आप नरेंद्र मोदी को आप इतने दिनों से जानते हैं, वो आपको तब से जानते हैं जब आप एक बहुत बड़े मजबूरी होगी, स्टार थे इमरजेंसी में, तो क्या आप उनसे बात नहीं करते इस बारे में? नहीं, क्या बात करनी, मैं तो इस पर तो नहीं बात करूंगा, वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। नहीं कर रहे हैं तो कोई विवशता है, उस विवशता के मैं क्यों विश्लेषण करूं? ना करो, मुझे क्या जाता है, मैं मेरे तो कोई नुकसान नहीं होता इससे। हाँ, हो सकता है कि वो जो बाबू की ये जो संसार है उसमें पद के बिना किसी को महत्व नहीं मिलता है, परंतु हमारी संस्कृति है हिंदू संस्कृति कि जिसके पास कोई पद नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, वही सबसे महान होता है। पर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया था, प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं कहा, अमित शाह ने कन्वे किया था। और आपने क्या कहा? मैंने कहा कि ये मेरे लिए छोटा काम है, मैं नहीं लूँगा, मैं हार्वर्ड छोड़ के आया हूँ, मैं इसके लिए नहीं आया। पर स्वामी जी, एक बात आप नहीं देख रहे कि सब इतनी कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सरकार में रहते तो सक्षम तरीके से और अच्छे काम कर सकते थे, उसका तो एक तरीके से आप सोचें तो नुकसान होता है। अगर आप यहाँ होते, काम करते, देश का भला होता, आप उस तरफ आप नहीं सोचते, उसके लिए आप, इसलिए आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम वहाँ लड़ना? कारण नहीं पता, परंतु मैं अनुमान लगा सकता हूँ। कई लोग समझते हैं कि इसको हजम करना मुश्किल है, कहीं गला में अटक जाएगा तो क्या करूँगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो बात वही कई हैं जो बाहर के लोग कहते हैं कि आएगा तो हम आपसे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे भी अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु मुझे तो नहीं बुरा लगा, मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप कह सकते हैं घृणा में मैं कर रहा हूँ। मैं तो नरेंद्र मोदी को आज भी सपोर्ट कर रहा हूँ सब जगह। अभी अमेरिका गया था, सब लोग बड़े नाराज़ थे उससे क्योंकि काला धन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, मैंने उनको डिफेंड किया। तो आपको अभी भी उम्मीद है कि? नहीं, उम्मीद का सवाल नहीं है, मैं उसको जानता हूँ, मुझे मेरे लिए प्रिय है, इसीलिए मैं कोई यानी सौदा के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए सुब्रमण्यम स्वामी, आपने सभी सवालों के तो जवाब नहीं दिए, लेकिन आप हमारे साथ आए और बहुत बेबाकी से आपने बात की। थैंक यू। इसमें क्या कैश है? देखिएगा खोल के। ब्लैक मनी नहीं है। ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के मेहमान सुब्रमण्यम स्वामी, अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे एक और खास मेहमान। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। धन्यवाद।